Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 3 economics, money and credit. Now our next topic is formal and informal sector credit. Now first topic is firstly मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं. फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें बैंक और कोऑपरेटिव्स सेक्टर्स आते हैं. ये जो डायरेक्टली जो रिच पीपल्स होते हैं उन्हें लोन देते हैं और इनमें सिर्फ जो अमीर जैसे बड़े बड़े किसान होते हैं वो ही लोन ले सकते हैं, इससे वही फायदा उठा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल. इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर वे लोग होते हैं जो कि जिनके पास अपनी कोलेट्रल नहीं होती, वो अपने बड़े बड़े साहूकार से या फिर अपनी कंपनी से इन सब से लोन लेते हैं. तो ये इनफॉर्मल क्रेडिट आता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. बांग्लादेश ग्रामीण बैंक ने 1970 में मुद्रा स्कीम को MS इट मीन्स मुद्रा स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंदर उन्होंने 40,000 जो विलेजेस थे उनको लोन दिया था और इसका प्रॉफिट 6 मिलियन लोगों को हुआ था. यानी कि इस स्कीम के थ्रू गांव के एक बैंक से 6 मिलियन जो पीपल हैं उन सबको इसका प्रॉफिट हुआ था, यानी कि उन सब ने लोन ले लिया था बिल्कुल इजीली. नाउ व्हाट इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक कम समय के लिए लोन देती है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज बैंक रेट. जब बैंक लंबे समय के लिए लोन देती है तो उसे बैंक रेट बोलते हैं. नेक्स्ट है रिवर्स रेट. जब RBI वापस बैंक से लोन लेती है तो उसे रिवर्स रेट बोलते हैं. जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं इन सब ये सारे जो बैंक होते हैं इनको RBI अपने अंडर रखती है. RBI के अंडर ही सारे ये बैंक होते हैं. वो अच्छी तरह से देखती है कि फॉर्मल बैंक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो अर्निंग है, जो बैंक से जो पैसा है वो सही ढंग से रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सबको पूरी फैसिलिटीज लोन की मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारा कंडक्ट RBI अपने अंडर करती है. Our next topic is marginal standing facility. Marginal standing facility तब क्रिएट होती है जब बैंक के पास इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है कॉल मनी रेट. अब क्या होता है? कॉल मनी रेट में कभी कभी जो कोई भी जो लोन जिस व्यक्ति लेना होता है वो डायरेक्ट बैंक से लोन ना लेकर बीच में एक मीडिएटर को रखता है जिसे कि ब्रोकर कहते हैं. तो जब बैंक ब्रोकर के थ्रू किसी पर्सन को लोन दिलवाता है तो जो ब्रोकर को बीच में जो भी मनी दी जाती है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं. नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? हर बैंक को RBI के पास कुछ न कुछ जो है पैसे अपने कैश के रूप में वो RBI के पास सुरक्षित रखने होते हैं, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. RBI ऐसे ही सभी बैंकों को परमिशन नहीं देता. RBI उसके सभी बैंकों से कुछ न कुछ पैसे अपने पास रिजर्व के रूप में रख. अब SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट मीन्स क्या होता है? ये हमारा डिपेंड करता है NDTL पे. अब NDTL क्या होता है? ND का मतलब होता है कि जितने भी डिपॉजिट है, जैसे कि कैश के रूप में या फिर हमारी सेविंग हो सकती है, करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, इसके बदले में ये एक लिक्विडिटी होती है जिसे हर बैंक को स्टेबल करके रखना होता है. तो फर्स्टली तो वो ND के ऊपर जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. और TL क्या होता है? जितने भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जिनकी टाइम लिमिट होती है. जैसे मान लो कि अगर हमने कोई भी बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, उसे रिजर्व कर दिया कि टाइम लिमिट दे दिया कि इसे हम 10 साल के बाद हम निकालेंगे, जैसे हम RD वगैरह FD वगैरह करा देते हैं, तो वो चीजें इसमें आती हैं. तो वो जो एक फिक्स टाइम के बाद जो पैसे वापस मिलते हैं उसे TL यानी कि टाइम लाइबिलिटीज बोलते हैं. तो ये जो हमारी SLR है ये हमारी NDTL के ऊपर डिपेंड करती है और हर बैंक को इसे स्टेबल करके रखना होता है. अगर SLR हमारा जो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो बैंक क्या कर रहा है? इट मीन्स बैंक अपने पास कैश को मेंटेन कर रहा है, वो ज्यादा गेन कर रहा है, अपने पास इकट्ठा करके रख रहा है. अगर बैंक अपने पास पैसे ज्यादा इकट्ठे करेगा तो इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट नहीं करेगा
और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो मैं आपको अब अगर बैंक अपने पास जो सारी कैश है वो इकट्ठे करता जाएगा तो क्या होगा, CRR, SLR और रेपो रेट ये सारे डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, वो कैसे होगी कि जब जो लोग हैं इन सब चीजों में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग नहीं करेंगे। जब सेविंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो वो ज्यादा परचेजिंग करेंगे। तो परचेजिंग कैसे करेंगे, जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो कोई ना कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कहीं पे भी उनको इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिल रहा, जो हम सेविंग करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, तभी तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब उनके पास वो उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उन पैसों को खर्च करेंगे, परचेजिंग करेंगे मार्केट में, और जब परचेजिंग होगी मार्केट में तो इकोनॉमी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन एंड वी विल मीट with a new video and with a new lesson. Thank you.